पॉल्यूशन होना, देखो आप लोग कहते हो कि पॉल्यूशन बढ़ गया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ये सब चीजें है ना, तो पॉल्यूशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस टाइम एनवायरनमेंट के लिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो पॉल्यूशन कहते किसे हैं बेटा? कोई भी ऐसा चेंज एयर पे, लैंड पे या वाटर में या सॉइल में, जैसे कि एयर की कंपोजिशन जो है वो है, साफ एयर की कंपोजिशन कुछ है, हम मान के चल रहे हैं कि इसमें आपको गैसेस मिलेंगी, मगर डिजायरेबल गैसेस मिलेंगी जिससे आपको नुकसान ना हो। अगर उसके अलावा कुछ भी ऐसा चेंज आ जाता है जो कि ह्यूमन हेल्थ को या ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को अफेक्ट करे, तो वो कहलाएगा आपका पॉल्यूशन। ठीक है? तो कुछ भी अनडिजायरेबल, जो आपकी पसंद का चेंज ना हो, मतलब कि आपको नुकसान देने वाला चेंज अगर किसी भी एयर में, लैंड में, वाटर में, सॉइल में आता है, तो वो पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है? वो अनडिजायरेबल चेंज किस किस फॉर्म में हो सकता है? वो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, वो आपका केमिकल फॉर्म में हो सकता है, आपका बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में हो सकता है। तो तीनों फॉर्म में आप कहते हैं, सपोज करते हैं हम लोग वाटर ले रहे हैं, है ना, ये वाटर है समझ लिए, इस वाटर, ये प्योर वाटर है, इसमें कुछ ऐड कर दो। ठीक? सपोज आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ऐड कर दिए, तो ये कैसा हो गया बेटा? पीने लायक नहीं रहा। ठीक है? तो ये पॉल्यूटेड हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यस सर। पॉल्यूशन यस कहते हैं सर। हम लोग किसी भी अनडिजायरेबल चेंज को, ठीक है, जो कि आपके एयर का, लैंड का, वाटर का, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक को बदल दे। ठीक? अब जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। जितने भी एजेंट्स हैं जो कि पॉल्यूशन कॉज करेंगे उनको हम कहेंगे पॉल्यूटेंट्स। ठीक? अब जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, भाई आपको मालूम है सबसे तेजी से जो बढ़ रहा है वो ह्यूमन पॉपुलेशन है। ठीक? उसी तरीके से हमारी डिमांड बढ़ रही है फूड की, ह्यूमन की डिमांड बढ़ी, वाटर की, ह्यूमन की डिमांड बढ़ी, होम की, इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल्स की, जितनी चीजें हैं हमारी जरूरत की, हम उतनी ही डिमांड्स बढ़ रही हैं। अब क्या होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो हम लोग उसका यूज भी करते हैं। जैसे कि हम लोग, अगर आप देखें कि भाई फूड लेंगे तो फूड हम मार्केट से भी लेके आते हैं, पॉली बैग भी लेके आते हैं, तो हम बाहर उसको रखते हैं, कई बार वो स्वीपर लेके चला जाता है, नहीं ले आता तो गंदगी इकट्ठी हो जाती है। ठीक है? और जब हम ऑटोमोबाइल चलाते हैं, ऑटोमोबाइल से गैसेस रिलीज होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं, उससे भी आपका पॉल्यूशन होता है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन की वजह से क्या बढ़ गया बेटा? पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ह्यूमन पोल्यूशन। पॉल्यूशन, है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी तो जाहिर सी बात है चीजों का कंजम्पशन बढ़ा, जब चीजें को कंजम्पशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास करा, कानून पास करा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का। ठीक? और ये पास करा था 1986 में, जिससे कि जितना भी एनवायरमेंट का पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करा जा सके। ठीक है? और हमारे एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करा जा सके, है ना। अभी आप देखते हैं दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड माना जाता है इंडिया में, है ना। तो वहां पर कुछ एक्ट हैं जिसको फॉलो कराया जाता है, इवन पूरे इंडिया में फॉलो कराया जाता है। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने, एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। एयर पॉल्यूशन क्या होता है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या करते हैं। देखो बेटा, अगर कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आपकी एयर में आ गया है जिसको आप ब्रीथ करते हो, वो आपका कहलाता है बेटा एयर पॉल्यूशन। आप यहां पर पिक्चर्स देख सकते हैं, ये वाली पिक्चर देखिए, ये चिमनियों से धुआं निकल रहा है। ठीक? इंडस्ट्रीज में काम चल रहा है, ऑटोमोबाइल्स, कार्स वगैरह से आपका ही चल रहा है, चिमनियों से धुआं निकल रहा है। ठीक है? ये आपका आग लग गई है, ये आपका स्मोक है। तो ये सब क्या है? कॉजेज हैं एयर पॉल्यूशन के। बात समझ में आई? ये सब के सब कॉज हैं। ठीक है? अब क्या होता है कि इन सबसे कुछ मैटर निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिकुलेट और गैसियस मैटर। ठीक है? दो मैटर होते हैं, वो क्या करते हैं, एयर में जाके घुल जाते हैं और एयर को क्या बना देते हैं आपके हानिकारक। ठीक है?
तब जब एयर हानिकारक हो जाती है या हार्मफुल हो जाती है तो वो आपके सांस लेने लायक नहीं बचती। ठीक, अकॉर्डिंग टू, अब ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान से सुनना। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, CBCB, ठीक है, इसके मुताबिक अगर कोई पार्टिकुलेट साइज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर है, पार्टिकुलेट यहां पे पॉल्यूटिंग एजेंट का नाम है, ठीक, अगर किसी पार्टिकुलेट साइज का या पार्टिकुलेट साइज जो है उसका 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तो वो ज्यादा हार्मफुल करता है ह्यूमंस को। अब यहां पर देखो आप, जितना छोटा कोई पॉल्यूटेंट होगा उतनी आसानी से वो आपके एयर में चला जाएगा और उतनी ही आसानी से आप उसे रेस्पायर कर सकते हो, अदरवाइज वो छींक से बाहर आ जाएगा, डस्ट पार्टिकल जो होगा, है ना। जब आप रेस्पायर करेंगे तो वो आपके लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा तो आपके एल्वोलाई में जाएगा और एल्वोलाई को वो डैमेज कर देगा। तो पार्टिकुलर साइज अगर 2.5 माइक्रोमीटर डायमीटर से कम है तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ह्यूमन हेल्थ को। ये पॉइंट है आपका, साइज याद रखना। कितना साइज दिया इन्होंने? लेस देन 2.5। हाँ, लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, अब सपोज करो एक ये पार्टिकुलर मैटर है, एक ये पार्टिकुलेट मैटर है, तो आप देख के बता सकते हो कि बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि हार्मफुल है। आपका हार्मफुल कौन सा वाला होगा? छोटा वाला, बिकॉज इट कुड बी लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर और आसानी से आपके लंग्स में जा सकता है ना। और लंग्स में जाने का मतलब है कि आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कर सकता है। ठीक है बच्चों? यस सर। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है एयर पॉल्यूशन के? देखो बेटा, हार्मफुल इफेक्ट हमने पहले ही बता दिया, जो पार्टिकुलेट होता है ना, वो आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है, इरिटेशन करता है, इन्फ्लामेशन करता है, मतलब कहीं भी आपको जलन हो सकती है, पेन हो सकता है, इवन आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है और कई बार तो इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। क्लियर? ये तो हो गया बेटा किस पे? ह्यूमंस पे, इतना इफेक्ट। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो आपकी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। जब ग्रोथ कम होगी तो ईल्ड भी क्रॉप की कम हो जाएगी। इवन कई केसेस में तो ऐसा होता है कि प्लांट की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पॉल्यूशन। बहुत सिंपल है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो एयर से याद रखना, एयर आप ब्रीथ करते हो तो सबसे पहले आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होनी है, ठीक है। तो ह्यूमंस में आप रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को याद रखेंगे, एयर की वजह से होना है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को? किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे? देखो बेटा, जाहिर सी बात है, अगर आपको पता है कि भाई पार्टिकुलेट मैटर जो है वो आपका एयर में मिक्स हो गया है, तो इस पार्टिकुलेट मैटर को आप सेपरेट कर दो, है ना, कि इसको अलग करो और साफ हवा को बाहर निकालो। ठीक। दूसरा, यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल। लेड आपका हानिकारक होता है, तो लेड फ्री पेट्रोल डीजल अगर आप यूज करेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद है। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में या आगे वाली स्लाइड में देखेंगे किस तरीके से हम कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज करके एयर को कंट्रोल करते हैं, एयर पॉल्यूशन को। ठीक। पुरानी व्हीकल्स को बेचो मत, निकाल दो उन्हें, बिल्कुल उसको खत्म कर दो। फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, जितने भी ओल्ड व्हीकल्स हैं, चाहे वो कार हो चाहे वो आपकी बाइक्स हो, इनको अब मार्केट में नहीं लाओ, क्योंकि इनका जो कंबशन जो होता है वो खराब होता है और इनसे जो एयर आती है वो खराब आती है। सेकंड, यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, बिकॉज सल्फर जो है आपका बहुत ही पॉल्यूटिंग एजेंट, तो जितना कम सल्फर पेट्रोल और डीजल यूज करेंगे उतनी कम आपकी एयर पॉल्यूट करेगी। ठीक है बेटे। अगला, अगर आप पॉल्यूशन लेवल के नॉर्म्स जो कानून है व्हीकल्स के लिए, आपने देखा होगा कि
PUC होता है, पॉल्यूशन के लिए कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें आपको बाइक का पॉल्यूशन बनवाना पड़ता है कि बाइक क्या पॉल्यूट कर रही है या किस लेवल तक पॉल्यूट कर रही है, अगर कर रही है तो उन नॉर्म्स का भी आपको एप्लीकेबल या आप एप्लीकेबल हैं कि उन नॉर्म्स को आप फॉलो करें, तभी आपका ये एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, लास्ट है आपका यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है एयर पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पहला हम लोग बात करेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर्स की, कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या है। ठीक, अब देखो बेटा, ये आपको दिख रहा होगा यहां पर एक, ये दिख रहा है बेटा, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। Yes, sir. कह रहे हैं इट इज अ कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक, ये क्या काम करता है, ये कंट्रोल करता है एयर पॉल्यूशन को। ठीक, कैसे कंट्रोल करता है, इसमें प्लैटिनम पैलेडियम, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, प्लैटिनम पैलेडियम और रोडियम क्या है, एज अ कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को तेज कर देना। ठीक, ये क्या काम करते हैं, जो गाड़ी जब चलती है तो गैसेस रिलीज करती है, उस गैस में आपके अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि नुकसानदायक है। ठीक, उसको कैटालिटिक कन्वर्टर क्या काम करते हैं, किसमें बदल देते हैं, CO2 एंड वाटर में। आप देखें यहां पर क्या है, ये आपका इंजन है, इंजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा, आगे कैटालिटिक कन्वर्टर। अब यहां से जो भी गैस रिलीज होगी वो पीछे रिलीज होगी, यहां से रिलीज होगी। ठीक है, उस गैस को रिलीज करने से पहले क्या करते हैं ये लोग, सिर्फ इतना ध्यान रखना, क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ओके बेटा, उस गैस को क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट करते हैं। किस गैस में, लेस पॉल्यूटेड गैस में, जो बिल्कुल बहुत कम पॉल्यूटेड हो। उसके लिए ये मदद लेते हैं किसकी, कैटलिस्ट की। और वो कैटलिस्ट आपके कौन से हैं, प्लैटिनम पैलेडियम एंड रोडियम। तो ये जो प्लैटिनम पैलेडियम और रोडियम है, ये क्या काम करते हैं, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड को आपके नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हुआ ये कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे काम करते हैं। Yes, sir. अब अगर आप मोटर व्हीकल को देखें जिसमें आपका कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है, जैसे कि ये इसमें लगा हुआ है कैटालिटिक कन्वर्टर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जो ये नीचे वाले जो है ना स्माइली वाले इमोटिकॉन्स वाले पॉइंट है, ये इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मोटर व्हीकल जिसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है उसमें कैसा पेट्रोल यूज करना चाहिए बेटा, अनलेडेड पेट्रोल। वजह क्या है, अगर आप लेड का इस्तेमाल करेंगे ये कैटालिस्ट को इनएक्टिवेट कर देगा, और जब कैटालिस्ट इनएक्टिवेट हो जाएगा तो आपका गैस कन्वर्ट नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई, आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कैटालिटिक कन्वर्टर में आप अनलेडेड पेट्रोल ही यूज करेंगे, बिकॉज लेड इनएक्टिवेट द प्लैटिनम एंड पैलेडियम विच आर कैटलिस्ट एंड विच हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ पॉल्यूटेड गैस। ठीक है, चले एडवांटेजेस क्या है सीएनजी के, देखो बेटर है, चीपर है पेट्रोल से और डीजल से, तो ये तो बहुत बड़ा फायदा है कि भाई सस्ती मिल रही है। और इसमें जब ये इसका इस्तेमाल होता है तो इसमें से कुछ रिलीज नहीं होता और पूरी तरीके से ये जल जाती है, मतलब खत्म हो जाती है ना। जब कुछ रिलीज नहीं होता तो फिर कुछ पॉल्यूशन ही नहीं होगा। तीसरा, इट कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ, मतलब चुराया नहीं जा सकती ये बाय थीव्स एंड अडल्टरेटेड, यानी कि इसमें कुछ भी चुराया नहीं जा सकता और इसमें कुछ भी मिलावट
नहीं हो सकती। ठीक है बेटे, दो चीजें हैं, ना ये चुराई जा सकती है ना इसमें मिलावट हो सकती है, तो हम हर जगह इसका यूज क्यों नहीं करते। ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसको हर जगह इसकी पाइपलाइन बिछाना आसान नहीं है, इस वजह से क्या होता है कि हम इसको हर जगह यूज नहीं कर पाते हैं। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. गुड, Yes, तो sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी। सीएनजी के इस्तेमाल क्यों करा जाए, क्या फायदा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये आपका एक डिवाइस है जो कि पार्टिकुलेट मैटर को, जो भी आपका एयर में पार्टिकुलेट मैटर है उसको रिमूव करने के लिए बनाया गया है। ध्यान से सुनना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यानी कि इसमें करंट भी होगा और चीजें प्रेसिपिटेट भी होंगी, नाम से समझ जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट पैदा होगा, दूसरा प्रेसिपिटेशन भी होना है। तो इस डिवाइस का काम क्या है? ये जो डिवाइस है, इट इज यूज टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर। जितना भी पार्टिकुलेट मैटर है, पॉल्यूटेड मैटर है, उसको ये रिमूव करता है। 99% पार्टिकुलेट मैटर अगर आपके एग्जॉस्ट में जो आप निकाल रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट है, ठीक है, वो आपका बाहर निकाला जा सकता है बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक, अब होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोर्ड पे लेके चल रहा हूं, व्हाइट बोर्ड पे, 1 मिनट रुकिएगा आप, तो आपको ज्यादा सही समझ आ जाएगा। दिख रहा है बेटा ये? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक। अभी क्या होता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में कि, एक सेकंड, ठीक, इसमें होता क्या है बेटा कि जो भी एयर आपकी इस तरफ से एंटर होनी है, इधर से जो एयर एंटर होगी आपकी, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये प्यूरिफाई करेगा। ठीक, प्यूरिफाई में दो चीजें हैं, देखो प्यूरिफाई करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, इसके जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो इस एयर में जो भी है उसको प्रेसिपिटेट करना है, जितने भी डस्ट पार्टिकल है उसको प्रेसिपिटेट करेगा। उसके लिए क्या क्या करता है, देखो यहां पर लगे होते हैं इलेक्ट्रोड वायर, जो रेड कलर के हैं, दीज आर वायर्स। इलेक्ट्रोड वायर्स। अब क्या होता है, इन वायर से करंट भेजा जाता है करीब करीब 1000 वोल्ट का। ठीक, अब जब करंट आता है तो यहां पर एक फील्ड क्रिएट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना। ठीक है बेटा, क्या क्रिएट होती है बेटा? एक फील्ड क्रिएट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना। ठीक, ये कोरोना पे पूरा चार्ज होता है आपका नेगेटिव। इसको मैं कई बार समझा दूंगा, आप ध्यान से सुनते रहना। जैसे ही हम इनको इलेक्ट्रिक वायर्स को करंट देते हैं तो यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना। ठीक है, ये कोरोना जो चल रहा है उस कोरोना से अलग है। ठीक है, ठीक, ये कोरोना, और इन पे होता है बेटा आपका कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे ही आपका एयर यहां से जाती है
और जितना भी डस्ट पार्टिकल या पार्टिकुलेट मैटर इसमें होता है ना, तो उसका क्या होता है कि उसमें आ जाता है आपका कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। वो किससे लेता है भाई, इसके थ्रू तो जाएगा, वो निकलेगा कहां से, इन्हीं के थ्रू जाएगा, और तो कोई जगह है नहीं। जब इनके थ्रू जाता है तो उस पर लग जाता है बेटा क्या, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को प्रेसिपिटेट कराने के लिए इस जगह लगी होती हैं बहुत सारी प्लेट्स, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जितना भी डस्ट पार्टिकल है उस पे आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो डस्ट पार्टिकल आपका कहां सेटल हो जाता है, नीचे जाके यहां पर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, सारा डस्ट पार्टिकल आपका यहां पर सेटल हो गया, और इस जगह से आपकी क्या पास हो जाती है, फ्रेश एयर। फ्रेश एयर। अब क्लियर है बात बेटा? यस सर। आपको याद ये रखना है कि इसमें प्रेसिपिटेशन होना है, और जितना भी डस्ट पार्टिकल है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही वो प्रेसिपिटेटर के पास जाएगा वहां पर जाके वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और आपकी फ्रेश एयर वापस बाहर आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब इस डायग्राम में आपको दिखा दे रहा हूं मैं, यहां पर आप देखेंगे इस डायग्राम में डर्टी एयर इधर से जा रही है, दिख रहा है। अब आपने करंट पास करा, ठीक, करंट में कोरोना आपका चार्ज हुआ, तो अब डर्टी एयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल थे उसमें भी आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। ये कलेक्टिंग प्लेट थी जिनको हम प्रेसिपिटेटिंग प्लेट भी कहते हैं। जैसे ही वो डस्ट पार्टिकल कलेक्टिंग प्लेट पे गया तो वो सब का सब कहां इकट्ठा हो गया, नीचे जाके, और बाहर क्या आई, क्लीन एयर। क्लीन एयर। कोई डाउट किसी को बेटा इसको समझने में? नो। भानु, अरुण? नो सर। अरबाज, इनफिनिक्स, स्नेहा, सबको क्लियर है ना? चलिए। सर कलेक्शन प्लेट पे कोई चार्ज तो नहीं है? सर कलेक्शन प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है सर? बिल्कुल है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, और वो अपने आप प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। ठीक है, तभी तो वो सेटल हो जाता है नीचे। अब अगला है बेटा स्क्रबर। ठीक है, स्क्रबर आपका रिमूव करता है गैसेस को, जैसे कि आपका SO2। ठीक, इसमें क्या होता है कि आप कुछ नहीं, मान लो यहां से ये आपका स्क्रबर है, ठीक, इसमें आपका ये डर्टी एयर है, ठीक, इसको आपने पास करा, ठीक, और साथ में आपने या तो वाटर या लाइम का स्प्रे दिया। ठीक, जैसे ही आप वाटर और लाइम का स्प्रे दोगे तो ये SO2 क्या करेगा, उस वाटर के साथ या लाइम के साथ रिएक्ट कर जाएगा और नीचे आपका सेटल हो जाएगा, है ना, और क्लीन एयर आपकी बाहर निकल आएगी। तो स्क्रबर के लिए अगर सवाल आता है तो मेनली आपका किसका रिमूवल के लिए होता है, ये SO2। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो छोटे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो आपके सेटल डाउन नहीं होते, वो भी हवा के साथ बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन देखो, कोई भी अनडिजायर्ड हाई लेवल की साउंड जो आपके सिर को, कानों को नुकसान दे, ठीक है, वो आपका कहलाएगा नॉइस पॉल्यूशन। आपने देखा होगा जो लड़के बाइक चलाते हैं या फिर आप जो स्कूटियां चलाती हैं, आपने देखा होगा कि आगे जाम लगा है, मतलब IQ लेवल देखें आप, यहाँ पे आगे जाम लगा है, उसके बावजूद भी पीछे वाले क्या करते हैं, लगातार हॉर्न बजाते हैं। उनको मालूम है आगे जगह नहीं है, इवन कुछ भी जगह नहीं, मगर उन्हें लगता है कि हॉर्न बजाने से एक चमत्कार होगा और आगे सब खुल जाएगा, है ना। तो स्टुपिडिटी की तो इंतहा है ना। तो वो जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है दैट इज नॉइस पॉल्यूशन। कोई भी अनडिजायर्ड हाई लेवल का जो साउंड है वो आपका नॉइस कहलाता है, और इससे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो आपका नॉइस पॉल्यूशन कहलाता है। इंडिया में एयर एक्ट लाया गया जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन के अंडर 1980 में।
और इसको अमेंड करा गया, बदला गया थोड़ा सा 1987 में, जिसमें जोड़ दिया गया क्या, नॉइस एज एन एयर पॉल्यूटेंट, है ना। 1981 में तो सिर्फ वो था जो हम पहले पढ़ रहे थे एयर पॉल्यूशन का। 87 में, देखो बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कब 87 में इस एक्ट को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, और इसमें क्या ऐड कर दिया गया, नॉइस नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब सोर्सेस क्या है, कहां कहां से आपको नॉइस पॉल्यूशन देखने को मिलता है या फिर सुनने को मिलता है। एक तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कई लोग होते हैं ना पूरा नया नया सिस्टम लेके आए होते हैं या फिर पूरे मोहल्ले को सुनाते हैं, लाउड स्पीकर्स, क्रैकर्स, इंडस्ट्रीज से भी कई बार आपका नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, सोर्सेज है नॉइस पॉल्यूशन के। आई डोंट थिंक इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आ गया वो सबके समझ में? यस सर। यस सर। हार्मफुल इफेक्ट और जो सवाल आएगा वो सुन लो आप। देखो, अगर नॉइस होती है तो वो साइकोलॉजिकल आपको गुस्सा भी दिलाता है ना, कई बार गुस्सा आता है कि बंद करो, क्या कर रहे हो, है ना। और फिजियोलॉजिकल यानी कि आपके जहन में, दिमाग में तकलीफ देता है, कानों को तकलीफ देता है, तो दोनों इसके इफेक्ट होते हैं। अब जो साउंड लेवल है 150 dB, इसका एक मेजरमेंट का होता है। अगर वो जनरेट हो रही है प्लेन से तो वो आपके ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकती है। सवाल ये है बेटा, ठीक है, अबव 150 dB ये आपके डैमेज करती है ईयर को। अगर आप लंबे टाइम तक एक्सपोज करेंगे अपने आप को लोअर नॉइस पे तो भी आपकी हियरिंग एबिलिटीज कम हो जाएंगी। ठीक, कई बार अगर बहुत ज्यादा शोर मच रहा होता है तो भाई नींद नहीं आती है, स्लीपलेसनेस होती है। और कई बार एकदम से कोई शोर मचता है तो आपकी झटका लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारे के सारे आपके हार्मफुल इफेक्ट हैं किसके, नॉइस के। कंट्रोल कैसे करें? अगर इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है, वो काम जरूरी है, तो इंडस्ट्रीज को क्या यूज करना चाहिए, साउंड एब्जॉर्बेंट। अभी साउंड एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं? अच्छा एक बात सुनो, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ साउंड एब्जॉर्बेंट का। बहुत सारे सिटीज में या ज्यादातर सिटीज में पीवीआर्स वगैरह होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, है ना। यस सर। आप सिनेमा हॉल के अंदर जब आप जहां पर स्क्रीन लगी होती है वहां का साउंड सुनिए और उसके बाहर आ जाइए तो आपको मुश्किल से लेस देन 1% ही साउंड आपको सुनाई देगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज दे यूज साउंड एब्जॉर्बेंट, है ना, कि साउंड को बाहर नहीं निकलने देते, वहीं के वहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रीज में यूज होता है जिसकी वजह से साउंड आपका एब्जॉर्ब रहता है। ठीक है, आप कुछ एरिया ऐसे बनाइए जहां पर आप हॉर्न नहीं दे सकते, जैसे कि आपका हॉस्पिटल और स्कूल्स। परमिशेबल साउंड लेवल्स होने चाहिए। क्रैकर्स अगर यूज कर रहे हैं तो उतने यूज करिए, लाउड स्पीकर यूज कर रहे हैं तो एक टाइमिंग हो या वॉल्यूम हो उसका कि कितने वॉल्यूम तक आपको यूज करना है। ठीक है, लाउड स्पीकर का। ठीक है बच्चों? यस सर। लॉज एंड पॉलिसीज, थोड़ा सा ये आपको कानून भी पढ़ना होंगे। लॉज क्या है, पॉलिसीज क्या है इंडिया में टू कंट्रोल व्हीकल पॉल्यूशन। ठीक, पहला ऑटो फ्यूल पॉलिसी। ठीक, ये आपकी पॉलिसी आई, सिर्फ नाम याद रखो। इस पॉलिसी में क्या था, व्हीकल के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आई। इसमें इसके बाद आया आपके यूरो सेकंड नॉर्म। ठीक है, ये नॉर्म्स थे, कुछ नॉर्म्स थे जिसको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, सल्फर का कंटेंट शुड बी 350 पार्ट्स पर मिलियन, इतना होना चाहिए आपके ऑटोमोबाइल से, इतना निकलना चाहिए। इसके ऊपर है तो आपका ऑटोमोबाइल क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। और ये किसमें होना चाहिए बेटा, डीजल में। एंड शुड बी 150 पार्ट्स पर मिलियन इन पेट्रोल। ठीक है, ये नॉर्म्स हैं। ठीक है, लेवल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शुड बी 42% ऑफ द फ्यूल। जितना आपने फ्यूल कराया उसके अंदर 42% ही आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। फ्यूचर में सोचा जा रहा है कि इसको 50 पार्ट्स पर मिलियन कर दें। ठीक है, और लेवल को हम लेके आए 35% तक। ठीक है,
और अगर आपका इंजन जो है उसको आप अपग्रेड कर देंगे तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन और कंट्रोल हो सकता है। अगला है बेटा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है और उसके कंट्रोल्स क्या है? यहां देखो बेटा क्या लिखा है, 0.1% impurities in water makes domestic sewage unfit for human use। ठीक है, केवल 0.1% जो इम्प्योरिटीज हैं वो आपकी बना देती हैं डोमेस्टिक सीवेज को अनफिट। हाँ, अनफिट, है ना। तो अब इसमें होता क्या क्या है? पहली चीज होंगी सीवेज में जो अनफिट है, सस्पेंडेड सॉलिड्स जैसे कि रेत, कंकड़ियां, क्ले, है ना, ये सारी की चीजें आपकी सीवेज में मिलेंगी। कोलाइडल मटेरियल जैसे कि फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लोथ, पेपर फाइबर, ये आपका उसमें मिल सकता है सीवेज में। डिजॉल्व मटेरियल जैसे कि न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, कैल्शियम। ठीक है, तो ये सब आपके क्या रहते हैं, डिजॉल्व रहते हैं किसमें, सीवेज में, जिससे हमें दिक्कत आती है सीवेज को यूज करने में। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि आपका जितना भी पॉल्यूशन है ना, उसमें से 99.95% जो आपका पॉल्यूशन है वो नेचुरल है। ध्यान से सुनो, कितना परसेंट नेचुरल है? 99.95। तो इसका मतलब इंसानों ने कितना पॉल्यूशन पैदा करा है? 0.5। समझ में आया? एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं इंसानों द्वारा। 99.5% जो पॉल्यूशन है वो आपका नेचुरल है, और 0.5% जो पॉल्यूशन है वो आपका एंथ्रोपो, चाहे वो किसी का भी पॉल्यूशन हो, वाटर, एयर, लैंड, इन सब में इंसानों का योगदान बहुत कम है। मतलब इंसानों ने इतना पॉल्यूट करा नहीं है, मगर जितना भी करा है उससे ही प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्रिएट हो गई है कि क्या करा जाए। ठीक है, कि आपका 99.9% पॉल्यूशन इज नेचुरल। देखो, डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है भैया, जितना भी आपका डिजॉल्व मटेरियल है सीवेज में, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टॉक्सिक मेटल है, तो इनको रिमूव करना पड़ता है। मगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक यही है, इनका रिमूवल ही प्रॉब्लमेटिक है। डोमेस्टिक सीवेज में आपके बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर मिलते हैं। ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक सीवेज में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर मिलते हैं, जिसको डिकम्पोज करता है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसको डिकम्पोज करता है, उसको रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? आपको पढ़ा था मैंने, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, नहीं शायद आपको नहीं पढ़ाया। ठीक, हाँ, तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, तो उसको डिमांड होती है उसकी, किसकी? ऑक्सीजन की। ये जो डिमांड है ये कहलाती है उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये होती है द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, या फिर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिसॉल्व या टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन 1 liter ऑफ वाटर इज नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, हिंदी में बताऊं इसको? देखो बेटा, 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को, वो आपकी कहलाती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जैसे जैसे आपका ऑर्गेनिक मैटर खत्म होता रहेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होती रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हम देते हैं, एक कंटेनर है एक कंटेनर है जो कि जिसमें आपकी बीओडी जो है वो है 50,
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 1 घंटे बाद आप आए और बीओडी मेजर करी, इसकी बीओडी हो गई कितनी, 30। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो कंटेनर है क्या हो रहा है, ये प्यूरिफाई हो रहा है। जैसे जैसे ओडी खत्म होगी, ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, वैसे वैसे वो आपका प्योर होता रहेगा। आप यहाँ पर डायग्राम में देखें आप, ठीक, शुरुआत में क्या थी, नीली वाली क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। ये जैसे जैसे आपका प्योर हो रहा है वैसे वैसे ऑक्सीजन डिमांड आपकी कम होती जा रही है, ठीक है बेटा। होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या यूज करता है बेटा, O2, है ना बच्चे, O2 यूज करता है। तो जब O2 यूज करेगा तो वाटर की O2 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। अब जो वाटर की डिजॉल्व O2 थी वो किसने यूज कर ली, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए O2 थी वो किसने यूज कर ली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। अब वो O2 मिल नहीं रही है, अब क्या होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, ठीक है। जैसे जैसे वो बायोडिग्रेड होता जाएगा वैसे वैसे आपकी O2 का लेवल वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में या वाटर में न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब इस न्यूट्रिएंट की वजह से वहां पर मजे से ग्रो करता है कौन, प्लैंक्टोनिक एल्गी, है ना। अब इस डायग्राम को देखो, ये ऊपर क्या बेटा, एल्गी दिख रही है आपको, ये ऊपर क्या ग्रो करने लगी, एल्गी। क्यों, क्योंकि इस वाटर में क्या है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है। इस बेइंतहा एल्गी का ग्रो होना मतलब बहुत ज्यादा अति में ग्रो होना, है ना, वो कहलाता है आपका एल्गल ब्लूम, ठीक, एल्गल ब्लूम। आपसे सवाल आएगा विच कॉजेज एल्गल ब्लूम, आपका आंसर चाहिए एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर कॉजेज एल्गल ब्लूम, ठीक है। अब व्हाट आर द इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम हो जाता है तो उससे नुकसान क्या है, जाहिर सी बात है, आप देखो कि जब एल्गल ब्लूम होगा तो ये पूरे पानी को एक डिस्टिंक्ट कलर दे दिया, इसने हरे रंग का बना दिया, ठीक है, और पानी को क्या कर दिया, खराब कर दिया, ठीक। जब पानी खराब हो जाएगा तो अल्टीमेटली फिशेस आपके मर जाएंगी। तो 2 वजह हमें मिल गई डेथ ऑफ फिश की, एक तो कंजप्शन ऑफ O2 और दूसरा एल्गल ब्लूम, ठीक है। सर नीचे नीचे सनलाइट भी नहीं जा पाएगी। एग्जैक्टली, सनलाइट नहीं जा पाएगी, सनलाइट नहीं जा पाएगी तो और भी वहां प्रोड्यूसर्स को दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपकी, ये पॉइंट होते हैं याद करने के, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेथ ऑफ फिश इन वाटर, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो आपका एक तो बायोडिग्रेडेशन, दूसरा आपका एल्गल ब्लूम। यहां पर आपको समझ में आ गया बेटा, यस सर। बहुत सारे में हमने आपके जब ये पढ़ रहे थे स्पीशीज के बारे में, तो कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि एलियन स्पीशीज होती हैं, उसमें हमने नाम सुना था किसका, वाइटर हाइसिंथ का, याद आ रहा है, इकोर्निया क्रेसिपस, ठीक है। तो क्या होता है कि ये एक प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड है, ये अगर ये ग्रो करेगी सिमिलरली क्या होगा, नीचे वाले जितने भी होंगे सब मर जाएंगे। देखो ये ग्रो कर रहा है आपका, दिख रहा है। अब यस सर। नीचे के ऑर्गेनिज्म को दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ध्यान से इसको पॉइंट कर दिया करो इन चीजों को, टेरर ऑफ बंगाल इज अनदर नेम ऑफ द एक्वाटिक वीड दैट इज वाटर हाइसिंथ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ग्रो करती है और नीचे वालों को ग्रो नहीं करने देती, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लमेटिक चीज। अब कई बार ऐसा होता है कि जो सीवेज घर से आ रहा होता है, हॉस्पिटल से आ रहा होता है, उसमें आपके पैथोजन होते हैं, ठीक। अब देखो गांव में क्या होता था, देखो कॉलरा कैसे फैला था भाई, पहले तो कोई ऐसे आपके टंकियां नहीं थी पानी की, ठीक, या फिर थी भी तो बहुत कम थी, लोग नदियों में जाते थे, वहीं से पानी भरा तालाब से और उसी को पी लिया, हाँ है ना। यस सर।
इवन अब तुम्हें इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, कॉलरा का जो फैलने का जो रूट है वो क्या है, फीको ओरल, यानी कि वो नदी के आसपास ही फ्रेश होते थे। जो लोग होते हैं भाई जिनके यहाँ हॉस्पिटल जिनके यहाँ शौचालय नहीं है, वो क्या करते हैं, जाते हैं या तो खेतों में जाएंगे या पहले टाइम में नदी के पास जाया करते थे। तो फीको ओरल रूट से जो कॉलरा का पैथोजन है किस में आ जाएगा आपका, पानी में। पानी में आ जाएगा। अब उस पानी को वो किस लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पीने के लिए, ड्रिंकिंग जब वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो आसानी से क्या होगा, पैथोजन आपका इन्फेक्ट कर सकता है, तो बहुत सारी बीमारी कर सकता है। ये तो मैंने कॉलरा का एग्जांपल बताया। जो आपके सीवेज घर से आते हैं, हॉस्पिटल से आते हैं, तो उसमें तो माना गया है, देखा गया है कौन कौन से पैथोजन होते हैं। वो पैथोजन जो क्या करते हैं, डिसेंट्री करते हैं, जो आपके टाइफाइड करते हैं, जो आपके जॉन्डिस करता है, जो आपके कॉलरा करता है। कोई है बच्चा जो चारों के नाम बता दे पैथोजन के? सर टाइफाइड का पता है, सोलेनम टाइफी। दोबारा बोलना, आशना बोली। यस सर। आशना दोबारा नाम बोलो जरा। सर सोलेनम टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला। कोई बात नहीं, नाम ही ऐसे। जॉन्डिस का नहीं पता? जॉन्डिस तो खैर आपका क्या है, ऑर्गन डिसऑर्डर है। कॉलरा का विब्रियो कॉलरे, डिसेंट्री कैन बी कॉज बाय अमीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, बहुत सारे। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, उनमें बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ये तो हमें पता लग गया। घर वाले और हॉस्पिटल में क्या होगा, ठीक। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में देखो क्या क्या होना है। बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आपका डीडीटी, हैवी मेटल्स जैसे कि आपका मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, और कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनका भी हमें क्या करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल प्यार से आराम से सुन लो। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसको हम कहते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जूम करना, सर बड़ा हो जाना। बड़ा हो जाना, है ना बेटा? यही होता है ना सब बच्चों, बड़ा हो जाना, किसी भी चीज को बड़ा हो जाना, ज्यादा हो जाना, ठीक। क्या ज्यादा हो रहा है? accumulation of toxic substance at successive trophic level in a food chain। पहला ट्रॉफिक लेवल, दूसरा ट्रॉफिक लेवल, तीसरा ट्रॉफिक लेवल, चौथा ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, एंड लास्ट, ठीक है। अब मान लो कि यहां पर कोई टॉक्सिक है, जैसे कि डीडीटी, इसका अमाउंट जो है हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो, इंक्रीज हो जाए। ये जो टॉक्सिक का या किसी भी टॉक्सिक का या किसी भी टॉक्सिकेंट का हर ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज होना, इकट्ठा होना, ज्यादा बढ़ना, वो आपका कहलाता है बेटा बायो लॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्यों होता है इंक्रीज? अब दूसरा सवाल ये है बेटा, असर्शन और रीजनिंग टाइप का सवाल हो गया ये, ठीक है। अब ये मान लो कि असर्शन है, कितना आसान सा रीजनिंग दिया है, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट द टॉक्सिकेंट। क्लियर होगी बात? यस सर। एक्सेप्ट द यूरिया, ठीक है, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये तो हम रिलीज कर देते हैं ना, यूरिया, अमोनिया। मगर जो मरकरी है, डीडीटी है, इनको हम क्या नहीं कर सकते, या ऑर्गेनिज्म जो बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, वो क्या नहीं कर सकते, ना ही इनको मेटाबोलाइज कर सकती है, ना ही इनको एक्सक्रीट कर सकते। तो क्या होता है हर लेवल पे, ये आपका मान लो, सपोज करो ये मैं रेड वाला क्या है, टॉक्सिकेंट है। अब यहां बढ़ गए इन ऑर्गेनिज्म में, जू प्लैंक्टन में टॉक्सिकेंट और बढ़ गए, स्मॉल फिशेज में टॉक्सिकेंट और बढ़ गया, लार्ज फिशेज में इनकी बॉडी के अंदर होगा, मैं बाहर दिखा रहा हूं, ठीक है, ये और बढ़ गया, एंड फिश ईटिंग बर्ड्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो इंटॉक्सिकेंट को मेटाबोलाइज कर सके या इंटॉक्सिकेंट को एक्सक्रीट कर सके। तो जाहिर सी बात है ये एक ट्रॉपिक से लेकर दूसरे ट्रॉपिक तक पास ऑन होता रहेगा, और इसके पास ऑन होने से क्या होता है, ये टॉक्सिक आपका एक्युमुलेट होता है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, सबको क्लियर है?
यस सर सर। क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना सर, हम मैग्निफिकेशन की बोल रहे हैं इसे। अब देखो जरा, क्वांटिटी सेम नहीं रहेगी, उसकी वजह क्या है? देखो वाटर में जो था, अभी यहां पर देखो, यहाँ ये लिखा हुआ ना जू प्लैंक्टन, ठीक है, जू प्लैंक्टन, एक जू प्लैंक्टन में मान लो 0.04 है, ठीक। उसके बाद उनको फिशेस खा रही हैं, खूब है ना, तो बहुत सारे फिशेस खाए तो क्या होगा, उनके अंदर ज्यादा जाएगा भाई। इस लेवल पे हर उसमें आपका क्या है, एक लेवल है, मतलब कि हर उसमें वाटर में कितना है, 0.03 पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन में पहले एक चीज समझो, 0.03 पार्ट्स पर बिलियन ये वाटर में डीडीटी है, ठीक। अब क्या होगा, इस डीडीटी को हर एक जू प्लैंक्टन खाएगा, तो हर एक जू प्लैंक्टन में कितना आया, 0.04 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। अब जू प्लैंक्टन को कौन खाएंगे, स्मॉल फिश, तो उनके अंदर क्या होगा, जो जू प्लैंक्टन एक तो खाएगी नहीं, कई सारे खाएगी, तो उनके अंदर क्वांटिटी जो होगी डीडीटी की बढ़ जाएगी। अब बात समझ में आई? अब स्मॉल फिश एक तो खाएंगे नहीं, लार्ज फिश कई सारी खाएंगे, तो उनके अंदर जो डीडीटी की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, इसी तरीके से आपके बर्ड्स में बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपका मैग्निफिकेशन होता रहता है। लास्ट लाइन समझ लो, एक सेकंड रुकना। देखो बेटा, जो डीडीटी होता है आपका, वो डिस्टर्ब कर देता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को, ठीक। कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, मतलब कैल्शियम को सही से वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक। कौन? बर्ड्स। अब तुम्हें मालूम है, बर्ड्स के जो अंडे होते हैं उसका जो शेल होता है वो किसका बना होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम या कार्बोनेट। ठीक। अगर कैल्शियम को सही से एब्सॉर्ब नहीं करेंगे तो कमी किसकी हो जाएगी अंडों में? कैल्शियम की। और अगर कैल्शियम की कमी होगी तो अंडे कैसे जाएंगे? थिन। थिन। तो थिनिंग ऑफ एग शेल, और जाहिर सी बात है, अगर एग शेल ही आपका थिन होगा तो आसानी से वो टूट जाएगा, प्रीमेच्योर ब्रेकिंग हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, प्रीमेच्योर ब्रेकिंग हो जाएगी तो वो चिड़िया भी जिंदा नहीं रहेगी जो बच्चा पैदा होना है। बस समझ में आ रही है? एक टाइम होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है हर ऑर्गेनिज्म का, ठीक। उसी तरीके से बर्ड का है। अब ये बेटा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड में क्या हुआ, डीडीटी एक्युमुलेशन की वजह से उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, ठीक। और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म सबका नहीं बता रहा हूं, एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूं। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म खराब होने की वजह से उनके जो एग शेल थे वो कैसे हुए, थिन हो गए। थिन होने की वजह से जो एग शेल थे उनकी प्रीमैच्योर ब्रेकिंग होने लगी। प्रीमैच्योर ब्रेकिंग का मतलब क्या हुआ कि जो चिड़िया मैच्योर होने के बाद बाहर आनी थी वो प्रीमैच्योर ही बाहर आ गई, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, वो मर गई। अब जब ये इस तरीके से होगा तो बर्ड पॉपुलेशन भी आपके ऑटोमेटिकली डिक्लाइन आएगी। सही है? क्लियर है डीडीटी का फंडा? सर एक ही बर्ड तो अफेक्ट होगी, पूरी पॉपुलेशन कैसे हो गई सर अफेक्ट? अरे एक ही बर्ड थोड़ा ना खाएगी। अच्छा सर, सब लोग खाएंगे वो? वो अकेली इकलौती बर्ड थोड़ा ना जो फिश खा रही है ना बेटा। ये तो आपका समझ लो ओशियन मान ले रहे हम इसको, ठीक है। इसको ओशियन मान लो, जो वाटर है ना, तो जी ना सर। एक बर्ड है, ना एक जू प्लैंक्टन है, ना एक स्मॉल फिश है, ना एक लार्ज फिश है। हालांकि एक लार्ज फिश को एक ओस्प्रे खा सकता है, मगर खाएंगी तो बहुत सारी, ठीक है। यस सर। चलो फिर कल मतलब मंडे को आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है बेटा। चलिए सर, थैंक यू ओके सर। फिर, वेलकम बेटा, बाय थैंक बाय। यू सर। थैंक यू वेलकम, सर, हैव अ बाय, गुड डे। सेम टू यू।